शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। लुधियाना धमाका मामले के एक मुलजिम को जर्मन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम का नाम जसविंदर सिंह मुल्तानी है। जसविंदर सिंह मुल्तानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर काम करता है। जसविंदर सिंह के 6 फॉर जस्टिस के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। ज़राए के मुताबिक ISI एजेंट मुल्तानी ने भूरा और रिंदा की मदद से धमाकाखेज मवाद भिजवाया था। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद। शंकर, काफी अहम माना जा रहा है लुधियाना धमाका मामले में जर्मन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। जर्मन पुलिस ने जसविंदर सिंह मुल्तानी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और जसविंदर सिंह मुल्तानी के अगर बारे में बात करें तो जिस तरह से लुधियाना ब्लास्ट मामले में इस आरोपी के बारे में जानकारी मिली थी, उसके बाद लुधियाना पुलिस के माध्यम से फिर इस मामले को जानकारी सेंट्रल एजेंसी को दी गई और सेंट्रल एजेंसी के रिक्वेस्ट पे ही जर्मन पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई और तमाम इनपुट को देने के बाद इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कराया गया है। और जिस तरह से अगर बात करें जसविंदर सिंह मुल्तानी की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता था। इसके साथ ही भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाली एक सिख फॉर जस्टिस नाम की जो संस्था है उसके लिए ये पिछले काफी समय से लगातार काम कर रहा था। यानी कि एक तरफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ तो वहीं दूसरी तरफ सिख फॉर जस्टिस जो संस्था है जो अक्सर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है, तो उस संस्था का ये टॉप कमांडर रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं इस मामले में पंजाब के लुधियाना ब्लास्ट मामले में सीधे तौर पर पाकिस्तानी एजेंसी की जो भूमिका है वो सामने आई है। और इस मामले में जिस तरह से पूरे तफ्तीश किया गया तो इस मामले में जेल में बंद सुखविंदर और रंजीत जो है एक मीडिएटर के तौर पर उसका नाम सामने आया और भूरा और रिंदा की मदद से ही वो विस्फोटक को भिजवाया गया था कोर्ट में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा मामला जो है लगभग साफ हो चुका है और उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जी, तो बेहद अहम तफसीलात आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई हैं। शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कानपुर का दौरा करेंगे। वो कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के एक हिस्से का इफ्तिताह करेंगे। IIT कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर का हिस्सा मुकम्मल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे। वो IIT मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। कानपुर में मुकम्मल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा है। PM मोदी IIT कानपुर के तक़सीम-ए-इस्नाद तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बिना पिंकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। संदीप, PM के इस दौरे के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम इसको माना जा रहा है खास तौर पर कानपुर मेट्रो को देखते हुए। जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुंचेंगे, तकरीबन 10:05 पर यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद IIT के दीक्षांत समारोह में 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वहां से IIT मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे। IIT मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक वो पहले यात्री के रूप में सफर करेंगे। उसके बाद वहां से वो हेलीपैड पहुंचेंगे CSA। उसके बाद निराला नगर मैदान में पहुंचकर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले सफर करने वाले स्कूली बच्चे होंगे, वो 250 बच्चे जो एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं और 200 बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं वो सफर करेंगे। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से मेट्रो का काम तेजी से हुआ है, उसके बाद ये जो दूसरा फेस है उसका भी तेजी से काम शुरू होगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निराला नगर मैदान में तकरीबन 2 बजे पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे पर हमारी नजर बनी हुई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज उत्तर प्रदेश दौरे पर होंगे। वो हरदोई, सुल्तानपुर और भदोई में एक्शन में नजर आएंगे। भदोई में अमित शाह पार्टी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और अवामी इजलास से खिताब करेंगे। ज्ञानपुर के विभूति नारायण सरकारी इंटर कॉलेज मैदान में इजलास से अमित शाह खिताब करेंगे। भदोई के बाद अमित शाह वाराणसी जाएंगे, जहां वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और रात में वहीं क़याम करेंगे।
इलेक्शन की टीम आज से उत्तर प्रदेश के सैरोजा दौरे पर रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शीतल चंद्र की क़यादत में 13 रुकनी टीम रियासत में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। सियासी जमातों, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, आला पुलिस अफसरान और सेंट्रल फोर्स के अफसरान से भी कमीशन की टीम मुलाकात करेगी। ये मुलाकातें आज और कल होंगी। 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। समझा जाता है कि इलेक्शन कमीशन की टीम के इस दौरे के बाद आइंदा महीने तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये बेहद अहम खबर यूपी से है, जहां लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कल भी हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई थी इलेक्शन कमीशन की और उसके बाद तमाम तर हालात का जायजा लिया गया था और अब उत्तर प्रदेश के सैरोजा दौरे पर है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक कमर का। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इलेक्शन की तारीखों के हवाले से इस ईसी के दौरे को माना जा रहा है जो टीम आज दौरा करेगी। हाँ देखिए, ये दौरा बहुत अहम है और जाहिर है कि जिस वक्त हाई कोर्ट ने ये कहा कि गौर करना चाहिए कि इलेक्शन 1-2 महीने के लिए मुलतवी हो जाए और मतलब चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर और रैलियों में बेपनाह लोग शरीक हो रहे हैं, तो उस पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौरन ये फैसला किया गया था कि अब जायजे की ज़रूरत है। तो उसी जायजे के पेश नज़र ये सैरोजा दौरा जो है ये मुनज़्ज़म किया गया है और जाहिर है कि इसमें तमाम जमातों के इंटरनेशनल और जो लोकल लेवल की जमातें सभी के लीडरों से बात करेगा इलेक्शन कमीशन। एक खुसूसी वक्त यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद जो जिम्मेदार अफसरान हैं जिले के उनसे बात करेगा, पुलिस अफसरान से बात की जाएगी और मुख्तलिफ जो इलेक्शन में मुलव्विस रहने वाली एजेंसियां हैं, तमाम जिम्मेदार अफसरान हैं, तमाम लोग हैं, उनसे बात करने के बाद ये जायजा लिया जाएगा कि ये अब फैसला क्या किया जाए, इलेक्शन अपने वक्त पे किया जाए या इसको थोड़ा बहुत मुलतवी करने की कोई गुंजाइश निकाली जाए। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनके फैसले होने, इसलिए इस मीटिंग पर तमाम सियासी जमातों की और तमाम लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर तमाम तर तफसीलात के लिए। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक और अहम खबर, पीजी नीट काउंसलिंग में ताखीर के खिलाफ एहतजाज करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स की पुलिस के साथ झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। FAIMA ने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और बुध की सुबह 8 बजे से मुल्क भर में सेहत की तमाम सहूलतें बंद रखने की कॉल दे दी है। वाज़ेह रहे कि पीजी नीट काउंसलिंग 2021 में ताखीर के हवाले से बड़ी तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान पीर के रोज सड़क पर पुलिस और डॉक्टरों के दरमियान झड़प भी हुई थी। दोनों फरीकैन का दावा है कि उनकी तरफ से बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, जिस पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए पीर को अलामती तौर पर अपने एप्रन वापस कर दिए और सड़कों पर मार्च किया। इस दौरान कई डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया। मुल्क भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता कल मुल्क भर में ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड 150 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। मुल्क में ओमिक्रॉन मुतासिरीन की तादाद 600 के करीब जा पहुंची है। दिल्ली में यानी राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 142 मामले दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड समेत कई रियासतों ने नाइट कर्फ्यू का निफाज कर दिया है। कर्नाटक में आज से, वहीं केरला ने 31 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। और अहम खबर आपको दे दें, दिल्ली में ओमिक्रॉन पर आला सतही मीटिंग के ताल्लुक से ये अहम खबर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग तलब की है। दरअसल इस अहम मीटिंग में कोरोना और ओमिक्रॉन की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तो दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का निफाज भी किया गया है और बेहद अहम कि दिल्ली में ओमिक्रॉन पर एक आला सतही मीटिंग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तलब की है।
लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में कोरोना के मामले और ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का निफाज हालांकि किया गया है। और चलिए दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अनूप गुप्ता। अनूप, बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है जो कि आज सीएम केजरीवाल लेने वाले हैं, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आंकड़े आपने भी पेश किए, दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में चूंकि न्यू ईयर है, त्योहारी सीजन है, ऐसे में लोग मार्केट में लोग पार्टी मनाने के लिए ज्यादा जाते हैं। तो लगातार दिल्ली सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। डीडीएमए की बैठक होगी और हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से ली जाए। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि केंद्र सरकार भी इस मसले को लेकर बहुत ही सजग है। कल भी स्वास्थ्य सचिव ने सभी जो सेक्रेटरी हैं उनको उन्होंने खत लिखा था और उन्हें बताया कि किस तरह से ओमिक्रॉन से सावधान रहने की जरूरत है, किस तरीके से जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको पालन कराने की जरूरत है। तो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और आज भी सुबह 11:30 बजे स्वास्थ्य सचिव सभी जो सचिव हैं राज्यों के उनसे उनकी बातचीत होगी, उनसे समीक्षा बैठक की जाएगी, उनसे जाना जाएगा कि क्या क्या कदम राज्य सरकारें इस ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को लेकर एहतियात में बरत रही है और क्या आगे करना चाहिए और केंद्र और राज्य सरकारों में किस तरह का सामंजस्य होना चाहिए। जी अनूप, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और लगातार इस अहम मीटिंग पर हमारी भी नजर बनी हुई है। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमारे साथी दिल्ली से अनूप गुप्ता बता रहे थे कि बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है, दिल्ली के वज़ीर अरविंद केजरीवाल ने अहम मीटिंग तलब की है और जिस तरह से अनूप ने बताया कि जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ भी एक अहम मीटिंग होने वाली है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना और फिर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और मरकज़ ने रियासतों को अपने अपने तौर पर इस सिमत पे कदम उठाने की हिदायत जारी कर दी थी। पहले ही मरकज़ ने कहा था कि हर रियासत अपने अपने तौर पर कोरोना और फिर ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो भी प्रोटोकॉल है कोरोना के उनका निफाज करे। नाइट कर्फ्यू का अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी कर सकती है। तो बेहद अहम ये मीटिंग मानी जा रही है जिस पर नज़र बनी हुई है। इस सब के बीच में आपको बता दें कि मुल्क भर में कोरोना के 6,358 नए मामले देखे गए हैं। 6,450 अफराद शिफायाब हुए हैं। तो मुल्क में कोरोना के 6,358 नए मामलों की तस्दीक, 6,450 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में एक्टिव मामले 75,456 हैं। 653 मामले ओमिक्रॉन के हैं। देखिए, लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में हम लगातार आपको ये आदाद शुमार दे रहे हैं, खासतौर पर ओमिक्रॉन के, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से 1-2 मामलों से अब 653 मामले ओमिक्रॉन के हो गए हैं। लगातार हमारी ये भी अपील है कि डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, लेकिन एहतियात बहरहाल लाजमी है। तो मुल्क भर में कोरोना के 6,358 नए मामलों की तस्दीक, 6,450 अफराद शिफायाब हुए। एक्टिव मामले हैं 75,456 और ओमिक्रॉन के 653 मामले देखे गए। तो आपको बता दें कि मुल्क भर में कोरोना के जो अभी तक मामले सामने आ रहे हैं, 6,358 नए मामलों की तस्दीक हुई, 6,450 अफराद शिफायाब हुए। एक्टिव मामले 75,456 हैं और ओमिक्रॉन जिस पर खास हमारी नज़र बनी हुई है, दिल्ली में खास इसको लेकर मीटिंग भी होने वाली है। वज़ीर आला ने एक मीटिंग तलब की है। 653 मामले ओमिक्रॉन के हो गए हैं।
अमेरिकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अलामात के बगैर कोरोना मुतासरीन की आइसोलेशन की मियाद में तखफीफ करने की सिफारिश की है। नई सिफारिशात के मुताबिक अब ऐसे मरीजों को 10 के बजाय 5 दिनों तक ही अलग थलग रखा जाएगा। आइसोलेशन की मुद्दत के बाद उन्हें आइंदा 5 दिनों तक मास्क पहनना लाजमी होगा। एक और अहम बैनुल अक़वामी खबर, वियना में ईरान और आलमी ताकतों के बीच 8वें दौर की बातचीत के समरावर होने की उम्मीद फरीक़ीन को है। इस बातचीत का मकसद 2015 में तय पाए एटमी मुआहदे में ईरान और अमेरिका को वापस लाना है। ख्याल रहे कि 2018 में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर खुद को इस मुआहदे से अलग कर लिया था, लेकिन जो बाइडेन के इक़्तिदार में आने के बाद मुआहदे की बहाली की कोशिशें शुरू हो गई हैं। 2015 में हुए मुआहदे के तहत अमेरिका और दीगर 5 आलमी ताकतों ने ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने पर इत्तेफाक किया था, जबकि इसके बदले ईरान ने अपनी जौहरी सरगर्मियों को महदूद करने का वादा किया था। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। बेहद अहम खबर, पंजाब में कब्रिस्तान में गैर कानूनी खुदाई के मामले से जुड़ी हुई। कौमी अक़लियती कमीशन ने पंजाब हुकूमत को इस सिलसिले में नोटिस भेजा है। 10 जनवरी से पहले रिपोर्ट तलब की गई है। मामले की शिकायत मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी की जानिब से की गई है। तो बेहद अहम खबर, पंजाब में कब्रिस्तान में गैर कानूनी खुदाई के मामले से जुड़ी हुई। कौमी अक़लियती कमीशन ने पंजाब हुकूमत को नोटिस भेजा है। 10 जनवरी से कबल रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बताएं कि इस मामले की शिकायत मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी की जानिब से की गई है। दीनानगर के रसूलपुर में कब्रों की मुबैना बेहुरमती का ये मामला है। तो बेहद अहम खबर पंजाब से, दीनानगर के रसूलपुर में कब्रों की मुबैना बेहुरमती के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें मामले की शिकायत मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी की जानिब से की गई है और इसी पर कौमी अक़लियती कमीशन ने पंजाब हुकूमत को बाकायदा नोटिस भेजा है। 10 जनवरी से पहले रिपोर्ट इस सिलसिले में तलब की गई है। तो अहम खबर, पंजाब में कब्रिस्तान में गैर कानूनी खुदाई के मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि दीनानगर के रसूलपुर में कब्रों की मुबैना बेहुरमती मामले से जुड़ी ये खबर है, जिसमें मामले की शिकायत मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी की जानिब से की गई है और उनकी शिकायत पर ही कौमी अक़लियती कमीशन ने नोटिस लेते हुए पंजाब हुकूमत को बाकायदा नोटिस भेजा है और 10 जनवरी से पहले इसकी रिपोर्ट तलब की है।